नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। निकाय चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान कार से 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर शहरी इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू है और इसी के मद्देनजर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। जांच अभियान के दौरान एक कार की जांच के क्रम में बैग बरामद हुआ जिसमें 40 लाख रुपए नगद रखे हुए थे। बरामद पैसों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले की सूचना बड़े अधिकारियों को दी गई। बरामद पैसों की जांच की जा रही है कि आखिर पैसे कहां से ले जाए जा रहे थे और उसका क्या उपयोग होना था। तो बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं। पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है जिसमें देखिए एक कार से पुलिस ने 40 लाख रुपए कैश जब्त किए हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। बीआईटी ओपी इलाके में फायरिंग की खबर है। कार शोरूम के बाहर ये फायरिंग की गई। राहुल सिंह गिरोह ने फायरिंग की है, जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज डालकर जिम्मेदारी ली गई और ये लिखा, मैनेज करो वरना AK-47 तैयार है। पुलिस का दावा है कि शोरूम के बगल में विकास अस्पताल के पास हवाई फायरिंग की गई। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। झारखंड के हजारों छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप राशि नहीं मिला है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोविंदपुर के निजी कॉलेज में पढ़ने वाला एक छात्र अपना वीडियो बनाकर वायरल किया है। वायरल वीडियो में छात्र नोट की गड्डी लिए हुए है। स्कॉलरशिप राशि नहीं मिलने पर एक छात्र बहन की शादी के लिए जमा पैसे लेकर कॉलेज पहुंचा और छात्र ने नोटों की गड्डी लेकर खुद वीडियो बनाई। वीडियो में निजी कॉलेज की मनमानी के साथ झारखंड सरकार के प्रति नाराजगी जताई जा रही है। छात्र ने झारखंड सरकार से आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि अगर स्कॉलरशिप और बोनाफाइड नहीं मिला तो वो कॉलेज में ही पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर लेगा। इसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार की होगी। वहीं इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप राशि छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लिकरा में पड़ता है, उसका एक नोटों का गड्डी लेके वीडियो वायरल हो रहा है और स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। इसके बारे में हमको तो अभी तक नहीं। स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप देखिए जो भी है उसमें केंद्र का भी भागीदारी रहता है। जो हम लोग को नहीं मिलना, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल कोडरमा आएंगे, जहां वे सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कोडरमा जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता अपने समर्थकों के साथ जेएमएम का दामन थामेंगी। बता दें, शालिनी गुप्ता ने विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़कर तीसरा स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि लोकाई मैदान में करीब 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर कोडरमा का यह इलाका अब बिल्कुल तैयार है और जिसकी निरीक्षण करने के बाद प्रशासनिक महकमा ने भी ऐसो ब्रीफिंग किया है अपने लोगों के बीच। वहीं बता दें कि इस पूरे परिसर में करीब 10,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था बताई जा रही है। मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पे हम लोगों ने फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन कर दिया है और उनकी ब्रीफिंग भी कर दी है किस तरीके से कार्य वो करेंगे, जिसमें 3 मेजर बिंदु बनाए गए हैं। जो हमारा डीजे कॉलेज एक मुख्य बिंदु है, हमारा रूट है जो हमारा एक मेजर रहेगा और जो हमारा कार्यक्रम स्थल है। कार्यक्रम है तो उसे लेकर पूरी तरह से सुरक्षा की तैयारी की गई है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जा रही है और जो सीनियर अफसर्स हैं वो भी बाहर से मंगाए गए हैं अतिरिक्त। इसमें 10 DSP लगाए जा रहे हैं, 20 इंस्पेक्टर्स हैं और पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है वो हम लोगों को मिला है, तो उस फोर्स को तरकीबवार लगाया जा रहा है। कोडरमा जिला के अंतर्गत यह लोकाय मैदान जो है सदस्यता अभियान में एक इतिहास रचेगा। अगर सीएम के आगमन को लेकर के पार्टी स्तर के अलावे प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर गई है, वहीं इस पूरे आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार भी पार्टी स्तर पर किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कल के सीएम के इस आगमन में कितने लोग झामुमो का दामन थामने वाले हैं।
रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और आइए अब बात करते हैं नगर निकाय चुनाव की, जो भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ताकत झोंक दी है। मानगो नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के लिए संध्या सिंह और जुगसलाई नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए रिंकू सिंह ने नॉमिनेशन किया है। इस दौरान विधायक पूर्णिमा दास साहू, विधायक सरयू राय समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। जनता से मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके बीच में रह के कुछ काम कर सकूं। जो हमारी समस्या है उस पर मैं ध्यान दे सकूं। जिम्मेदारी मिली है तो निभाऊंगी। एक औरत को जब घर की जिम्मेदारी मिलती है, जब वो उसको अच्छी तरह से निभा सकती है, तो आज मुझे जब ये पद मिलेगा और मैं इस चुनाव में जब जीत जाऊंगी और जीत के दिखाऊंगी, तो मैं अपने जुगसलाई वासियों के लिए जो वहाँ की प्राथमिकता है मैं वो सब करूंगी। जो है महिलाओं को मौका दिया जा रहा है कि वो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे बढ़े, और निसंदेह देखिए हमें अवसर मिला और हमने काम करके दिखाया है और दिखा रहे हैं। मुझे पूर्णता विश्वास है अगर मानगो की जनता हमारी संध्या दीदी को एक अवसर देंगी तो निसंदेह वो आगे बढ़कर जो है पूरी भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता के साथ सभी मानगो की जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें जो है प्राथमिकता देते हुए सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये परिवार है, ये परिवार ने तय किया है कि संध्या सिंह हमारी प्रत्याशी होंगी, तो हमारे को कहा जाता है कि भाई निर्णय के बाद सूचना आई तो सूचना बंद, उसके बाद वो सूचना आ गई कि प्रत्याशी हैं तो हम लोग उनके समर्थन में आ गए। रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आजसू ने रेणु देवी को अपना समर्थन दिया है। मांडू से आजसू के विधायक तिवारी महतो रेणु देवी की नामांकन रैली में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए पूरे रामगढ़ परिषद क्षेत्र के विकास का दावा किया। हजारों समर्थक आज 4 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रहा है, तो आप जोश देख सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट को हमको लगता है कि इनका 1/3 भी इतना समर्थन नहीं मिला होगा जितना रेणु मुंडा को मिल रहा है। तो आप समझ जितना समर्थन लोग आए अपना अपना घर के सिर्फ वोट दे देकर चुनाव जीत जाएंगे। जनता ने समर्थन दी है कि आप विजय बनने का प्रयास करेंगे। आपको आंसू ने समर्थन दिया है, आंसू पार्टी ने समर्थन दिया है आपको? आंसू पार्टी ने मुझे समर्थन दिया है। ठीक। चास नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी ने निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार को समर्थित उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। बोकारो में सबसे बड़े राजनीतिक घराने दिवंगत समरेश सिंह की बहू डॉक्टर परिंदा सिंह ने बीजेपी से बागी होकर नॉमिनेशन किया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर वो मैदान में आई है। अरे यहाँ इधर से नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि उनकी तरफ से समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से और लोग खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई पार्टी ने नहीं दिया है और आज जनता की आवाज के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। देवघर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने अपना नामांकन दर्ज कराया। बता दें, डॉक्टर गौरव कुमार सिंह महापौर पद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी। हम एक नई पॉलिटिक्स करने चाह रहे हैं। हम लोगों को साथ लेकर के एक ऊर्जावान नए नगर निगम बनाने की, जो विकसित नगर निगम बनाने की ओर है, और उसमें सबका साथ, सबका सहयोग, सबके भागीदारी सुनिश्चित होगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे मीडिया बंधु हो, और सबको लेकर के हम लोग चलेंगे और देवघर नगर निगम को एक विकासशील नगर निगम बनाएंगे। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के लिए नॉमिनेशन के आखिरी दिन बचे हुए उम्मीदवारों ने भी नामांकन किया और अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बेहद खुश हूँ कि सरकार ने एक रास्ता दिया है मानगो को सुधारने का, और महिलाओं के लिए ये सीट सुरक्षित हुआ। तो एक पढ़ी लिखी महिला को आप मौका दें। आज 15-16 साल से मेरा पति वहाँ जुगसलाई पासियों से
बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। निजी पैसा खर्चा करते हुए पानी टंकी का बोलिए, मरनी गाड़ी बोलिए, जो सुविधा व्यवस्था हो सके मेरा हस्बैंड ने किया है। और मुझको विश्वास है जनता का प्रति कि कर्म का फल मीठा होता है। रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया है। घर की दीवार को तोड़ दिया, खेत में लगी फसल बर्बाद कर दी। घर वालों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है और कई दिनों से हाथी इस इलाके में उत्पात मचा रहा है। हेसा पोड़ा के परसा डीह का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए किस तरीके से हाथी ने घर को नुकसान पहुंचाया और फसल को नुकसान पहुंचाया है। परसा डीह मेरा घर में हाथी आया था और बाउंड्री वाल को तोड़ दिया और फिर से दोबारा कल रात को आया और फिर से बाउंड्री वाल को तोड़ दिया और खिड़की को तोड़ दिया और फसल को नष्ट कर दिया। वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिल रहा है, तो वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि यहाँ आए और हाथियों को दूसरे जंगल में शिफ्ट करें। हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। साहिबगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। राधानगर थाना क्षेत्र में 3 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। में लगभग 10:30 बजे राधानगर थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कटहलवाड़ी भट्टा गांव में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हो गई है। घायलों को बेहतर इलाज हेतु अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेजा गया है, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति कार्तिक मंडल की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना तुरंत वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर आपको बोकारो से दिखाते हैं, जहां चीराचास थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके ही घर में बेहोश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक महिला चोर भीख मांगने के बहाने पीड़ित महिला के घर आई और मौका देखकर पीड़ित महिला की नाक और मुंह को केमिकल सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद महिला चोर घर में रखे 3.5 लाख रुपए के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गई। जब पीड़िता की बेटी घर पहुंची तो मां को बेहोश पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाहर बुला लीजिए कि उसने मैंने दरवाजा खोली, मंडली रुके लेकर आ रही चावल और फिर टर्न की मैंने, उसने मुद्दा बांध दिया। वैसे तो मैंने उतना गौर से नहीं देखी। कितनी संख्या में थे वो लोग? मैंने तो एक को ही देखी। जब आई तो वो इधर पड़ी थी रास्ते में, पूरा बेहोश थी, तो अलमारी पूरा खुला था और सामान पूरा बिखरा हुआ था, सब चीज ले गए। बच्चे लोग बताए, बाबू लोग खेल रहे थे, जल्दी से गए तो फिर बोले मम्मी बेहोश हो गई है। पुनः आज एक महिला आई और वो महिला जो है वो कुछ कपड़ा में कुछ केमिकल रखी थी, उसको सुखा दी और बेहोश हो गई थी। कुछ सामान उसके घर से ले लिया गया। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कितने के हुए सारी? अभी तो महिला जो है इलाज करा रही है। जेपीएससी की हालिया नियुक्ति परीक्षा विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर एक बार फिर विवाद उठता नजर आ रहा है। इसको लेकर आज जेपीएससी अभ्यर्थी और जेएलकेएम के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप कर जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ तिथि में संशोधन कर अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/8/2018 करने की मांग की गई है। तरफ 25 वर्ष की झारखंड में मात्र 8ही बार परीक्षा ले पाई है और जब हम लोग संघर्ष किए विज्ञापन आया, लेकिन दुर्भाग्य कि इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र की गणना का तिथि 1 अगस्त 2026 कर दिया गया। तो हम लोग का मांग एक ही है कि जो पिछले बार जो विज्ञापन आया था सिविल सेवा 2023, उसमें अधिकतम 1 अगस्त 2017 रखी गई थी, तो उसी को आगे बढ़ना था। 1 अगस्त 2018 का मांग हम लोग का है, क्योंकि ये 18 से जो 26 गैप हुआ है उसमें बहुत सारे छात्र भी वंचित हो जा रहे हैं, जिससे जो पिछले बार मेंस इंटरव्यू दिए हैं हम लोग के छात्र, हम लोग तो उसमें ये दे नहीं पा रहे हैं।
झारखंड लोक भवन का उद्यान आम लोगों के लिए 2 फरवरी से ही खोल दिया गया है। लोक भवन उद्यान में देसी और विदेशी फूलों की खूबसूरती ऐसी है कि आम लोगों की लंबी कतार है। लोक भवन के बाहर से अंदर तक नजर आ रही है। लोक भवन उद्यान में करीब 50,000 से ज्यादा पौधे आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें 25,000 से ज्यादा पौधे और 100 से ज्यादा किस्में सिर्फ गुलाब की है। भवन अपनी फूलों की खूबसूरती के साथ तैयार है, लोगों को लुभा रहा है, फूलों को लिए लोगों को बुला रहा है। जी हाँ, रांची का लोक भवन जो है 2 फरवरी से 8 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुल चुका है। ये जो उद्यान है, यहाँ फूलों की खूबसूरती आम लोगों को आमंत्रित कर रही है। और बता दें कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा फूल के पौधे हैं, 100 से ज्यादा किस्में गुलाब की है। और बता दें कि कुल जो अगर फूलों की बात करें तो गुलाब के पौधे तकरीबन 20,000 से ज्यादा हैं। इस हर साल की तरह इस साल हम लोगों ने फ्लावर की बात करें तो हमारे पास इस साल ट्यूलिप पब्लिक के लिए ओपन है। ट्यूलिप इस साल आप देख सकते हैं। हमारे पास मरकुरी इस बार नया फ्लावर ऐड कर दिया है, कैना लिली ऐड कर दिया है। फिर हमारे पास रेनुकुलस इस बार ऐड हुआ है, माने देसी के साथ विदेशी फूल भी। इस बार ये सब इम्पोर्टेड फ्लावर है जो 10 टेम्परेचर के नीचे ग्रो होते हैं। तो ये हम लोग इस बार नया चीज यहाँ राजभवन में ट्राई किए, तो पर साल से इस बार बहुत अच्छा है। हर फूल को अपने हाथों से सींचते हैं पौधे को। जी सर, हाँ, हर फूलों को। यहाँ पे 20 से ज्यादा वैरायटी है और रोज का यहाँ क्वांटिटी कम से कम 20,000 to 25 है। देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे किसके साथ घूमने आई हो? हम यहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ और सिस्टर के साथ घूमने आए हैं। सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा फूल लग रहा है? इतने सारे फूल हैं। सबसे प्यारा मेरे को तो अभी तक ट्यूलिप लगा है, बहुत प्यारा लगा। और गुलाब का तो बात ही नहीं है, कुछ कहना की तो बहुत प्रीटी लगता ही है। देख सकते हैं कि 50,000 से ज्यादा पौधे जो हैं उन लोगों को मुस्कुराने के साथ साथ जीवन का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। राम वृक्षविनीपुरी ने एक किताब लिखी थी, गेहूं और गुलाब। कहा था कि गेहूं जो होता है जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि गेहूं यानी खाने का सामान जो होता है जीवन के लिए जरूरी होता है, लेकिन गुलाब संस्कृति का परिचायक है। गुलाब ये बताता है कि जीवन जिया कैसे जाता है। तो वास्तव में जो लोक भवन है, जो उद्यान है, ये बता रहा है कि जिंदगी में सिर्फ भोजन ही जरूरी नहीं, गेहूं के साथ गुलाब की भी उतनी ही जरूरत है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। जो इसमें कांड का विश्लेषण किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि 6 तारीख को पीड़िता को हॉस्टल के कमरे से निकाल के डॉक्टर सजानंद के अस्पताल लाया गया था। फिर समुचित इलाज हेतु जो परिजनों के द्वारा ही इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। अगरतला अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को MLC काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। थाना को सूचना प्राप्त होने पर एक महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहां पे आई, जो उनके परिजनों से मिली। परिजनों के द्वारा बताया गया कि जब वो होश में आएंगी तब उनका अपना बयान दर्ज करके अगरतला कांड दर्ज करेंगे वे लोग। महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वहाँ के परिजनों को नंबर दिया गया अपना कि अगर कुछ भी इसमें तो पूरा मामला क्या है, अब तक क्या क्या हुआ है, सब कुछ आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत के 24वें दिन पटना पुलिस एक बार फिर मीडिया के सामने आई। पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने अब तक की जांच की स्थिति बताई और ये माना कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई। चित्रगुप्त नगर थाना की SHO रोशनी कुमारी की ओर से लापरवाही बरती गई। कदमकुआं थाना के इंचार्ज पर भी लापरवाही का आरोप है, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदमकुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था, और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पहले दिन परिवार के लोगों ने ही पुलिस कार्रवाई से इनकार किया था।
प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि बाद में घर वालों ने 9 जनवरी को पुलिस को कॉल कर बुलाया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। मामले में जांच आगे बढ़ी और लामा रिपोर्ट के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह के खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम ये बात है कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की आशंका जाहिर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन छात्रा रात में 2 बार कमरे से कुछ मिनट के लिए बाहर आई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस की पीसी के बाद भी मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शुरू में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में बयान क्यों दिया? केस दर्ज होने के 3 दिन बाद हॉस्टल क्यों पहुंची पुलिस? थानेदार ने जांच के लिए पहले अपने चालक को हॉस्टल क्यों भेजा? दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े क्यों नहीं जब्त किए गए? पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया? जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों से क्या निष्कर्ष निकला? न्यूज़ 18